आज 16 जुलाई है और दिन है मंगल का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई और उस डेवलपमेंट के बाद एक और डेवलपमेंट होती चली जा रही है। वो डेवलपमेंट ये हुई कि कल अचानक एक लेटर सामने आता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 4 इडहाक जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं और उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में 4 इडहाक जजेस लगाने हैं। इसके पीछे कहानी क्या थी अभी पता ये चल रहा है कि एक जज ने माजरत की, फिर दूसरे ने भी माजरत कर ली है। गो कि इस खबर की तस्दीक भी करेंगे, तफसीलात भी आपको बताएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये माजरत कर रहे हैं तो उसकी वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने बताना था कि पीटीआई क्या करने जा रही है, क्योंकि पीटीआई के लिए भी डू और डाई है और पीटीआई के लिए भी इस वक्त ये सिचुएशन इस तरह की है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी नरमी से काम लिया, थोड़ा सा भी वो पीछे हटे तो फिर वो कुछ ले जाएंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए भी ये टाइम बिल्कुल सेंसिटिव है और आखिरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में तहरीक इंसाफ थोड़ी सी भी अगर बैकफुट पर गई तो ये निज़ाम तहरीक इंसाफ को कुचल कर आगे चला जाएगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वहाँ पे कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ऐसा क्या करने जा रहे थे, शायद वही खबर इन जजेस तक पहुँची है जो माजरत कर रहे हैं। ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं और इसमें मैं एंड में बताऊँगा आपको कि ये सारी कहानी क्या है, ये क्यों इनको लाया जा रहा था और क्यों लाना चाह रहे हैं काजी फाइज साहब। देखें, हुआ ये कि जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देने के बजाय पीटीआई को देने का फैसला किया। पीटीआई को रिवाइव किया, पीटीआई बतौर जमात रिवाइव हुई और वो बहुत बड़ा सेटबैक था काजी फाइज ईसा साहब के लिए। उसके बाद हफ्तेवार को छुट्टी थी, सोमवार का दिन आता है, पहला वर्किंग डे आता है। सबसे पहले अतारट सामने आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने जा रहे हैं, आर्टिकल 6 इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, गिद्दड़ भपकियाँ और सब हवाई फायरिंग। वो मैं खैर इससे पहली वीडियो में पूरी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि उस सारी चीज़ का कोई ग्राउंड के ऊपर उसका वजूद नहीं है, ना वो कर सकते हैं ना वो करेंगे। और आप देखेंगे अभी 5-6 दिन गुजरेंगे तो हम भी पूछना शुरू कर देंगे तारड़ साहब से कि तारड़ साहब ये बताइए कि रेफरेंस भेजा है या नहीं भेजा। अच्छा, अब उसके बाद अचानक काजी फाइज साहब का एक लेटर सामने आता है। वो जस्टिस काजी फाइज साहब जो छुट्टी पर जा चुके हैं, छुट्टी पर इस एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठ रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। छुट्टी तो नहीं कह सकते टेक्निकली, लेकिन बहरहाल ओपन कोर्ट में नहीं बैठ रहे, चैम्बर में बैठ के काम कर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता था कि चैम्बर में बैठ के वो क्या, इसको आप साजिश कहिए, हिकमत अमली कहिए, प्लान कहिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, कोई हमला कहिए, खिलवाड़ कहिए, कोई भी लफ्ज़ जो आप फिट करना चाहें आप कर सकते हैं कि काजी साहब क्या कर रहे थे बैठकर चैम्बर के अंदर। पता चला कि ये वारदात डाली जा रही थी, जो एक लेटर सामने आया कि इडहाक जजेस लगाने जा रहे हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि इडहाक जजेस की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, इस पे आगे चलते हैं कि कौन कौन से मुमकिन तौर पे इनसे काम लिया जाना था। इसलिए आई कि काजी साहब ओपन कोर्ट में अक्सरियत खो चुके हैं। काजी साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। और दोबारा हवाला देना चाहूँगा बैरिस्टर साद रसूल साहब का कि जिस दिन काजी साहब ने ओपन कोर्ट में लाइव टीवी चैनल्स ने दिखाया 13 जजेस को के बेंच को हेड करते हुए फुल कोर्ट को, जब उन्होंने फैसले की फाइल मंसूर शाह साहब के हवाले की थी कि आप जो है फैसला सुनाइए, तो वो फाइल नहीं थी, वो फैसले की फाइल नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट की कमांड थी जो काजी फाइज ईसा साहब ने मंसूर शाह साहब के हवाले कर दी। और अब काजी साहब जो है वो आने वाले दिन के साथ इरेलीवेंट होंगे। इसीलिए उन्होंने खुद को रेलीवेंट रखने के लिए और अपनी अक्सरियत दोबारा हासिल करने के लिए उन्होंने ये वारदात डाली थी 4 जजेस वाली। अब आते हैं कि काजी साहब के साथ कितने जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं। देखें, मंसूर शाह साहब हैं, आपके सामने है उनका फैसला मखसूस नशिस्तों के केस में। वो काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला दिया। मुनीब अख्तर साहब ने काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। याह्या अफरीदी साहब ने काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। अमीनुद्दीन खान साहब ये काजी साहब के मौक़िफ़ पे नहीं आए, लेकिन काजी साहब से अभी 2 कदम आगे निकल गए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत और हमायत में। जमाल खान मुंदखेल साहब, इनका फैसला काजी साहब ने इनसे इत्तफ़ाक़ किया। मोहम्मद अली मदद साहब ने काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। आयशा मलिक साहबा ने काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। अतर मिल्ला साहब ने काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। ओपन कोर्ट में उन्होंने काजी साहब के साथ जो किया वो शायद किसी जज ने आज तक किसी के साथ ना किया हो, एक्सपोज करने के हवाले से, और बिल्कुल ठीक किया। मोहम्मद हसन अजहर रिजवी साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। शाहिद वहीद साहब काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। मुसरत हिलाली साहिबा, इनको बड़ा मिस किया होगा काजी साहब ने, क्योंकि ये रिमार्क्स जो भी दें जाती हमेशा काजी साहब के साथ हैं, यानी ये जो मर्जी हो जाए जाती काजी साहब के साथ हैं। तो इनको बड़ा मिस किया होगा काजी साहब ने उस बेंच में। अगर ये होती तो शायद काजी साहब इनके फैसले पे दस्तखत कर देते और ये काजी साहब के साथ उनके मौक़िफ़ में जाती। उसके बाद इरफान सादात खान साहब, इन्होंने जो है वो काजी साहब के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिया। नईम अख्तर अवान साहब, ये काजी साहब से भी 2 कदम आगे निकल गए। काजी साहब का ग्रुप है, ये काजी साहब के साथ ही हैं। अच्छा, अब काजी साहब लाए थे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस नए, और काजी साहब को ये लगा कि इनके आने से फुल कोर्ट में मेरी अक्सरियत बन जाएगी। मलिक शहजाद अहमद खान साहब को तो वो इसलिए लाए
कि मुस्लिम लीग नून बहुत तंग थी इनसे। 5 काम ऐसे मलिक शहजाद साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किए थे जिसलिए नून लीग के लिए पंजाब की ज़मीन गर्म हो गई थी। पहला काम इन्होंने आते ये किया था कि इन्होंने 6 आज़ाद जजेस को 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के लिए केसेस सुनने वाले ट्रिब्यूनल के तौर पर नामजद किया। दूसरा इन्होंने यह किया कि इन्होंने वकला की ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। तीसरा इन्होंने यह किया कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बताया कि कैसे अदलिया में मुदाखलत हो रही है इदारों की। चौथा इन्होंने काम यह किया कि इन्होंने जो 5 आज़ाद जज लगाए ATC कोर्ट्स में, और पाँचवा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो ATC सरगोदा के जज हैं, उन्होंने जो इनको लेटर लिखा था उसको इन्होंने जो है उस पर एक्शन लेते हुए उसको तौहीन अदालत की कार्रवाई में तब्दील किया और उस पर बड़ा सख्त इन्होंने एक्शन किया। तो इनको तो इसलिए काजी साहब लेके आए। उसके बाद अकील अब्बासी साहब थे। अकील अब्बासी साहब ने एक बेंच में बैठकर मखसूस वो ट्रिब्यूनल वाले केस में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं तो वाजे कर दिया है कि वो काजी साहब की लाइन टो नहीं करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। अब एक जज रह गए और वह हैं शाहिद बिलाल हसन साहब। इनको अभी तक काजी साहब ने एक बेंच में बिठाया है जो इंपॉर्टेंट बेंच है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उसमें अभी तक ये खामोश हैं। इनका पता चल जाएगा कि ये काजी साहब के साथ हैं या नहीं हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब आप इसमें देख लें कि इसमें यानी काजी साहब के साथ जो जजेस हैं वो 4-5 रह गए हैं, 5 रह गए हैं छठे काजी साहब में। तो 11 जज सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब के खिलाफ हैं। काजी साहब किसी भी मामले में फुल कोर्ट बनाते हैं तो 11 जज काजी साहब के खिलाफ होंगे, 5 जज उनके साथ होंगे, छठे वो खुद होंगे। 11-6 से फैसला आएगा जो भी काजी साहब फुल कोर्ट बनाते हैं। अब फुल कोर्ट बनाएंगे क्यों, उस पर बाद में आके बात करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि काजी साहब ने नाम किस किस के दिए। अच्छा, इसमें भाई आपको इतना मसला है कि आप कह रहे हैं कि केसेस का बैकलॉग बढ़ गया है, तो आप हाई कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट में 20 से 25 जजों की सीटें खाली हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट में तो जज लगाएं। आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से एडहॉक जजेस ला सकते थे, आप उनको ले आते, ज़बरदस्त क्रिमिनल केसेस के जजेस को ले आते। फिर आपने जो 4 नाम दिए हैं, मकबूल बाकर साहब, मुशीर आलम साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मजहर आलम मियां खेल साहब, इनमें से कौन सा जज है जो जिसकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हों इसके ऊपर, क्रिमिनल लॉ के ऊपर, क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी मुकदमात में, कौन सा ऐसा जज है जिसके ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो लैंडमार्क जजमेंट्स हों और बंदा कहेगा जी ये वो सारा कुछ। मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ। अगर आपको इतने मसला है क्रिमिनल केसेस का, आपने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकाला है, ज़ाती आपका मसला था, नून लीग का मसला था, मरियम नवाज़ की ख्वाहिश थी, वो मरियम नवाज़ जलसों में लाडली की ख्वाहिश करती रही कि निकालो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, तो आपने क्योंकि मियाँ साहब की ख्वाहिश पे एक जज को रिज़ाइन करवाया, इजाज़ुल हसन साहब को, तो फिर ज़ाहिर है मियाँ साहब की बात मानी गई तो मरियम साहबा भी इस निज़ाम की लाडली हैं। अंकल्स ने कहा कि भतीजी की भी एक बात पूरी करनी है, तो भतीजी की ख्वाहिश पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना था। अब मुझे बताएं कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, इन्होंने 30 से 35 हज़ार केसेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस के फैसले किए बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट के। और ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की 108 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं पौने 4 साल में इसमें फौजदारी मुकदमात में, यानी फैसलों में। ये रिपोर्टेड जजमेंट वो होती है जिसमें किसी लॉ पॉइंट को उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, और ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाती है जो नीचे की अदालतों में प्रेसिडेंट के तौर पे जो है, शायद भी आ जाएं जो प्रेसिडेंट के तौर पे आ जाएं कोर्ट की जा सकती हैं, जो जर्नल है उसमें शाया होती हैं, और उस पे नीचे की अदालतें जो है उससे गाइडलाइन लेती हैं, और नीचे की अदालतें उससे गाइडलाइन लेके और उस पे उसको फॉलो करती हैं। वो होती हैं रिपोर्टेड जजमेंट्स, यानी जिसमें किसी लॉ पॉइंट की ऐसी तशरीह की गई हो जो एक नई उसकी इंटरप्रिटेशन की गई हो, जिस पे फिर एक नीचे की अदालतें उसको फॉलो करती हैं और फिर आगे लेके चलती हैं मुकदमात को। 108 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं क्रिमिनल केसेस में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की। और सरदार तारिक मसूद साहब की कितनी है? 8 से 10 साल वो रहे जज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। टोटल 8 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जो मैंने वकला से पूछा है, शायद जिससे ज़्यादा होंगी तो चले हम तस्दीक कर देंगे। तो ये हालात हैं कि उनको मतलब ये जो जजेस ला रहे थे। बाकी मुझे बताएं ना, मकबूल बाकर साहब, मुशीर आलम साहब, मज़हर आलम मियां खेल साहब और सरदार तारिक मसूद, कोई तो जजमेंट मुझे बताया ना कि यार वो फलां जजमेंट उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जजमेंट थी, कमाल जजमेंट थी पाकिस्तान के लिए, और उसने पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा दिया और पाकिस्तानियों ने उस पर बड़ा खुशी का इजहार किया। अब आ जाएँ कि काजी साहब ने जो नाम दिए, पहला नाम मकबूल बाकर साहब। मकबूल बाकर साहब, इनकी वजह शोहरत नैब के मुलजमों को ज़मानतें देना नून लीग के। फिर इन्होंने काजी फैसल साहब के रेफरेंस में, जिसमें काजी साहब की बीवी बच्चों के असास जदादें सामने आई थी, उस पर काजी साहब के हक़ में के फैसला देना, फिर उसमें फिर एग्रेसिव रहना और केस को जल्दी कंक्लूड करवाना, ये सारी इनकी खिदमात हैं। फिर ये निगरान वज़ीर आला सिंध थे, इनकी वहाँ पर बड़ी खिदमात हैं इस निज़ाम के लिए, इस
करप्ट निज़ाम, इस फस्तायत के निज़ाम के लिए बड़ी, इस जदीदी निज़ाम के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं। और इनकी खिदमात क्या हैं? सारे वहाँ पे मुकदमात, वहाँ पे सिंध में जुल्म, जबर, तशद्दुद, जो कुछ होता रहा है वो इनकी सरबराही में होता रहा है। ये गैर आईनी वज़ीर आला थे, 3 माह से ऊपर नहीं रह सकते थे, और ये कितना अर्सा वहाँ पे वज़ीर आला रहे। फिर ये यहाँ पे वफाक जो वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठ के जो फैसले बड़े, वो सारे इनके। फिर मकबूल बाक़िर साहब जो है, इनका जो MQM को ये सारा मैंडेट ये इनके नाक तले मिला है ना। MQM को कराची में जो सीटें मिली इनके नाक तले मिली हैं। ये उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे, और ये सारा कुछ। और ये मोहसिन नकवी साहब के बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, बड़े करीबी उनके दोस्त हैं। उसके बाद मुशीर आलम साहब हैं। मुशीर आलम साहब आप क्योंकि वो माज़रत भी कर चुके हैं, आगे वीडियो में बात करेंगे क्या वजूहात हैं। तो वो हुदैबिया का फैसला काजी साहब के साथ थे। शरीफ ख़ानदान के लिए उससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। असल शरीफ ख़ानदान की करप्शन के सबूत, पैसा बाहर भिजवाने के सबूत हुदैबिया में थे, कि वहाँ पे तो जिनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए वो तक बयान दे चुके थे। इनके घर की खवातीन के नाम पे अकाउंट्स थे, कैसे हुआ, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हर चीज़ जो वेल डॉक्यूमेंटेड थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो हुदैबिया थी। इनके सारे केसें की माँ कहा जाता है हुदैबिया को, जो मदर ऑफ ऑल करप्शन केसेस शरीफ ख़ानदान के। उनकी उस हुदैबिया को काजी फैसल साहब ने बंद किया, और काजी साहब ने उस वक्त थ्रेट भी किया था मीडिया को, कोई उस पर कमेंट नहीं करेगा, तबसरा नहीं करेगा, और एंड में शरीफ ख़ानदान के हक़ में फैसला दे दिया। फैज़ाबाद धरना केस में भी मुशीर आलम साहब जो है वो काजी साहब के साथ थे, और मुशीर आलम साहब सीनियर थे और ये जूनियर थे, और सारा कुछ काजी साहब ने किया था। उसके बाद आ जाए, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो 4 नाम है ना, इनमें एक जज इतने शदीद बीमार हैं, मैं हैरान हूँ इनसे, इन जजों से, जो मतलब रिटायरमेंट के बाद बीमारी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको नौकरियाँ चाहिए। मतलब एज लिमिट, वो हमारे दोस्त हैं बशीर चौधरी, उन्होंने कल ट्वीट किया हुआ था कि ये एज लिमिट किसी वजह से रखी हुई है ना, कि उम्र के एक हिस्से में पहुंच के आपके दिमाग फिर उस एफिशिएंसी से काम नहीं करता, आपके आसाब उस एफिशिएंसी से काम नहीं करते जिसकी ज़रूरत होती है। एक मकसद है उसको एज लिमिट रखने का। आप उठा के सारे जजों को लगा रहे हैं, रिटायर्ड जजों को, और कितने में पढ़ेंगे आपको पता ही है, आपको कितने में पढ़ेंगे एक जज, ये जो काजी साहब ला रहे हैं, 50 लाख पर मंथ में, इससे भी ज़्यादा में, 50 लाख रुपए पर मंथ में आपको एक जज पड़ेगा, आपको और मुझे। और आप रात पेट्रोल महंगा हुआ है ना, और पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, और डीजल महंगा करना पड़ेगा, और बिजली महंगी करनी पड़ेगी, और टैक्स लगाने पड़ेंगे, और पाकिस्तान के लोगों पे जिंदगी तंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काजी साहब को अक्सरियत चाहिए, अक्सरियत खो बैठे हैं, रिटायर्ड जजेस चाहिए, तो उसके साथ उन्होंने नंबर अपना पूरा करना है। तो पैसे कौन पे करेगा, कीमत कौन अदा करेगा? आम पाकिस्तानी रेडी वाला गरीब मजदूर वो पे करेगा, जो शदीद तपती हुई धूप के अंदर मजदूरी कर रहा है और फिर जाके टैक्स देता है हर चीज़ पे, वो इसकी कीमत पे करेगा काजी फैसल साहब को की अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश को, अच्छा, और वारदात को। उसके बाद आ जाए जी कमाल जज सरदार तारिक मसूद साहब। मिलिट्री कोर्ट्स केस में काजी साहब ने इनकी सरबराही में बेंच बनाया। उन्होंने इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहिबा, याहिया अफरीदी साहब, और इन सारे के 5वें भी एक जज थे। इन 5 जजेस के मुनीब अख्तर साहब, इनके फैसले को सस्पेंड किया और कहा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी सरदार तारिक मसूद साहब की एक खिदमत है इस निज़ाम के लिए। और मिलिट्री कोर्ट्स केस में सलमान अकबर राजा साहब थे, कौन थे, वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कोई इंसानी हकूक़ की बात की, तो सरदार तारिक मसूद ने यूँ आइन की किताब उछाल के फेंकते हुए कहा, ये पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में कहाँ ले जाएंगे। ये माइंड सेट है इस शख्स का, जिस शख्स को ला रहे हैं काजी फाइज ईसा बतौर जो है वो इडाक जज। और फिर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया, उसकी ओपिनियन के लिए बंदयाल साहब ने इनको भेजा था। कई माह तक उन्होंने पेंडिंग रखा। जब बंदयाल साहब रिटायर हुए फिर इन्होंने ओपिनियन दिया कि केस बनता है, और फिर काजी साहब के साथ मिल के और इन्होंने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जो है फारिग करने के लिए वो सारा प्लान, वो तो फिर मज़ाहिर साहब ने कहा कि मैं इनका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। वो पहले रिज़ाइन कर गए और उन्होंने कहा कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और वो रिज़ाइन करके अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त दी है, वो यहाँ ओहदों पे बैठे हुओं को वो इज़्ज़त नसीब नहीं है, चंद बैठे हुओं को, अक्सरियत को अब इज़्ज़त हासिल है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जिन्होंने शानदार फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला। उसके बाद इनका एक और बड़ी खिदमत है इस निज़ाम के लिए, टेरियान केस, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 जजेस का, इससे पहले 2 जजेस का। वो मामला सारा आपको पता ही है, जो फैसला अनाउंस नहीं हो रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने क्या किया था। टेरियान केस में इनके दामाद वकील थे, टेरियान के जो फ़र्जी मामू हैं, जो टेरियान के ननिहाल हैं, उनके जो वकील थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के दामाद थे। और सरदार तारिक मसूद साहब की जो बेटी हैं, उनका एक ट्विटर अकाउंट उनसे मंसूब है, जिससे इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी बिलो द बेल्ट चीज़ें जो हैं वो स्क्रीनशॉट सामने आए थे, पता नहीं अब वो मौजूद हैं या नहीं हैं। उसके बाद नून लीग के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है। पनामा वाला एक केस लगा,
इनके पास, और इन्होंने वो था सराजुल हक साहब का जमात इस्लामी का कि पनामा में शरीफ ख़ानदान के अलावा जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इन मौसूफ़ ने वहाँ पे शरीफ ख़ानदान के हक़ में बड़ा जनाब तकरीरें की, लिखा कि जी एक ही ख़ानदान को सज़ा दी गई, बड़ी उनके साथ ज़्यादती हुई, जबर हुई। तो अब शरीफ ख़ानदान पे बैक करना चाहता है, ज़ाहिर है। उसके बाद इन्होंने वो फैसला दिया था, जब एक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं बेगुनाह शहरी हैं, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे केस में उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इन्होंने हाई कोर्ट्स के हाथ बांधे और कहा कि खबरदार 50 बार को गिरफ्तार करना चाहता है पीटीआई वालों को करने दो, आम शहरियों को तुम कौन होते हो रोकने वाले। ये भी इनकी बहुत बड़ी इस निज़ाम के लिए खिदमत है। पीटीआई ने जब उनसे बल्ला छीनने की कोशिश की जा रही थी, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, तो एक केस में उन्होंने आगे कहा, तो इन्होंने उसी वक्त कह दिया हाँ तो ठीक है ना, करा देते तुम इंटर पार्टी इलेक्शन, ठीक तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन। इन्होंने उस वक्त इनके सामने केस ही नहीं था और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला सुना दिया और पीटीआई को कह दिया कि तुमने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। उसके बाद आ जाए जी मज़हर अला मियां खेल साहब। मज़हर अला मियां खेल साहब की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि काजी फैसल साहब के हक में जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने अपना व्यू बदला था। पहले 7-3 से फैसला आया था और मामला एफबीआर को भेजा गया था कि काजी साहब की अहलिया और बच्चे जो बाहर प्रॉपर्टी सामने आई हैं उनकी बताएं कि पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, सोर्स बताएं, रसीदें दिखाएं। और फिर रिव्यू में आया तो इन्होंने अपना व्यू बदला था इन्होंने। और दूसरा मंजूर मलिक साहब ने व्यू बदला था। मंजूर मलिक साहब को काजी साहब ने रिटायर्ड जज के तौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ले लिया है। इनको निगरान हुकूमत ने भर्ती कर लिया था कहीं पे अच्छी खासी तनख्वाह पे, इनको कोठियाँ, घर शहर हर चीज़ दी गई होगी आवाम के टैक्स से पैसों से। अब इनको वहाँ पे इनका पता नहीं दिल नहीं लग रहा, तो काजी साहब चाह रहे हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ले आएँ ताकि उनके पैसे बढ़ जाएँ, 50-60 लाख में वो पड़ जाएँ पाकिस्तान की कौम को। तो दूसरी इनकी खिदमत जो है वो ये है कि इन्होंने आर्टिकल 6 जो है वो इन्होंने लगाने का कहा था कासिम सूरी वगैरह के ख़िलाफ़, और उस पर अता ने कहा कि हम इनके मज़हर अला मियां खेल की व्यू को आगे लेके और ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब आ जाए इस बात पर, वीडियो को आगे बस इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन है और काजी साहब के पास अक्सरियत है या नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब के पास अक्सरियत है और ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब के मामले में हमने देख लिया। 4 जजेस का मौक़िफ़ ये था कि मलिक शहजाद साहब को अभी ना लाएं, उनको अक्टूबर में लेके आएंगे जब काजी साहब रिटायर होंगे, लेकिन काजी साहब ने कहा कि नहीं अभी लाना है क्योंकि नून लीग ये चाहती थी। अच्छा, 9 मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, काजी फैसल साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के, और मंजूर अहमद मलिक साहब जो हैं वो रिटायर्ड जज के तौर पे। अब होगा क्या, काजी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, एजी साहब, वज़ीर कानून साहब और अख्तर हुसैन साहब, ये तो एक पेज पे है ना, नून लीग और काजी फैसल साहब, तो ये तो एक पेज पे चले जाएंगे तो 5 हो जाएंगे वोट इनके पास, बाकी 4 की कोई वो नहीं रहेगी अगर तो ये बात वोटिंग तक आई तो। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, अब आते हैं इस बात पर कि छुट्टियों में क्यों काजी साहब को जरूरत पेश आई। अदालती छुट्टियां हो गई हैं, 19 को इन्होंने इजलास बुलाया, अचानक ये क्या चल क्या रहा है, नए चीफ जस्टिस आगे आ रहे हैं अक्टूबर में, वो कर लेंगे जो उन्होंने करना है। और आपको इतना मसला था केसेस का, तो आप ये बड़े बड़े बेंच बना के भुट्टो वाला केस, नवाज शरीफ की नाइली खत्म करने वाला केस, ये सारे केस आप करते रहे इतने लंबा अरसा, तो आप आम शहरियों के सुन लेते केस। नवाज शरीफ की नाइली खत्म करने से ज़्यादा आम आदमियों का मसला था, उनके सुन लेते केसेस। अब आपको बड़ा आ गया कि आपने जो है वो ज़ेर इल्तवा केसेस जो है वो कम करने हैं। देखें, मसला वही है, अक्सरियत खो बैठे। अब ये ला क्यों रहे हैं, अक्सरियत इनको चाहिए क्यों। अच्छा, ये बात गलत है कि रिव्यू में ये इनको बैठाएंगे, रिव्यू में इनको नहीं बिठा सकते, जो ढाक जजेस हैं। क्यों, रिव्यू वही तरह जज सुनेंगे जिन्होंने मेन केस सुना है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी तरह की, वो गलत है खबर। अच्छा, मेरा ख्याल है 2 चीज़ों के लिए ये ला रहे हैं। एक, जो सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस आना है, हुकूमत ने भेजना है, जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए, पीटीआई पे पाबंदी के लिए, उसके लिए फुल कोर्ट में मामला जाना है। मेरा ख्याल है उसके लिए काजी साहब को चाहिए, अक्सरियत चाहिए, एक उसके लिए ला रहे हैं। दूसरा, इनको एक बेंच बना के देंगे जिसमें आगे 9 मई के केसेस आने हैं और 9 मई में इमरान खान को और पीटीआई को फिक्स करवाएंगे ये इसी बेंच के ज़रिए, इन्हीं जजेस के ज़रिए, इसलिए ये ला रहे हैं इनको। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, पीटीआई पे पाबंदी के लिए और 9 मई के केसों में इमरान खान को और पीटीआई को फिक्स करने के लिए, उसके लिए ला रहे हैं, बाकी और फौरी तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं इस बात पर कि पीटीआई क्या करेगी, क्या किस तरह की सूरत हाल है। देखें, मसला ये है कि पीटीआई का तो अभी ऑफिशियल कोई नहीं आया कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर ये ढाक जजेस को काजी साहब ले आते हैं, अक्सरियत अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर फैसले सड़कों पे होंगे, फिर मामला बहुत तसादुम की तरफ जाएंगे और नहीं हो सकेगा, पीटीआई नहीं करने देगी। आप देखें ना, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें पहुंची हैं जजेस तक जिस वजह से उन्होंने इनकार किया है। सोशल मीडिया पे आपकी नज़र से गुजरेंगे वो ट्वीट्स जहाँ पे पीटीआई के कुछ हामी जो ओवरसीज़ हैं, जिनका कोई बड़े नाम नहीं है, वो यानी आप ये नहीं कह सकते कि बड़े नाम है, ओहदेदार है, नहीं, पीटीआई के हामी कुछ सोशल अकाउंट से ट्वीट्स आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास इन जजेस के हवाले से
इनकी फैमिली के हवाले से डिटेल्स हैं कि इनके बेटे कितने हैं, इनकी बेटियां कहाँ कहाँ इस वक्त काम कर रही हैं, यानी कोई अगर सरकारी मुलाजमत कर रही हैं, इनके दामाद कौन हैं, वो किस किस को 2 साल में कैसे नवाजा गया है, इनका क्या तल्लुक़ है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, इस निज़ाम से, क्या खिदमात हैं इनकी, इनके ख़ानदान की, इनके बच्चों की, इनके आगे जो इनके दामाद हैं उनकी। तो ये डिटेल्स हमें डीएम करें और हम पूरा एक पेपर जारी करेंगे हर जज के हवाले से कि इसके बेटे कहाँ कहाँ होते हैं, इसके दामाद कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस इदारे में हैं, किस किस महकमे में हैं, क्या खिदमात इस निज़ाम के लिए, नून लीग के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, किस किस ओहदे पे रहे हैं। तो ये सारी हम डिटेल्स जारी करेंगे ताकि हम बताएंगे कि ये किस तरह से तल्लुक़ है इन चारों जजेस का, शरीफ ख़ानदान से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, इस निज़ाम से। मुझे लगता है कि जजेस तक ये बात पहुँच रही है और इसीलिए अब 1 से 2 जजेस का आ रहा है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन काजी साहब इसलिए ला रहे थे इनको, ये वजूहात थी। देखते हैं जी कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अगर पीटीआई ने ये किया तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा ज़ाहिर है जजेस के लिए, फैमिली की तफसील आना कि बेटियाँ, बेटे, दामाद कौन कहाँ में जॉब कर रहा है, कैसे इस निज़ाम ने उनको नवाजा हुआ है, अगर नवाजा हुआ है तो इसका फिर इम्पैक्ट आता है और एक दबाव भी आता है। शायद इसी वजह से 1 से 2 जजेस का आ रहा है कि उन्होंने माजरत कर ली है। बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस जज ने माजरत की और क्यों किया, उस पर अगर कंफर्म होती हैं चीज़ें और तो उस पर बाद में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।